गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है उपभोग फलन, उपभोग की औसत एवं सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व। इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, तो ये जो चैप्टर है आप थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चूँकि हमने प्रभावपूर्ण मान के बारे में लास्ट वीडियो में अध्ययन किया है, केन्स के द्वारा दिया गया है। ये प्रभावपूर्ण मान के जो उन्होंने पार्ट बताए हैं, उसके कंपोनेंट जो बताए केन्स ने, वह बताया C + I + G। ठीक है, तो आज हमारा रोल है प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित करने में। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं प्रभावपूर्ण मांग क्या करता है। आय रोज का निर्धारण कैसे होता है, वह होता है उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय के द्वारा। तो आज हम उपभोग के बारे में अध्ययन करेंगे। उपभोग फलन क्या है, मीनिंग ऑफ कंजप्शन फंक्शन। उपभोग फलन किसके बीच में फलनात्मक संबंध बता रहा है, ये बता रहा है C और Y के बीच में। C यहाँ क्या है, कंजप्शन है, Y क्या है, आय। तो आय और उपभोग के बीच में फलनात्मक संबंध का अध्ययन करने के लिए हम उपभोग फलन को लेते हैं। उपभोग फलन या प्रवृत्ति का आशय उस समस्त उपभोग अनुसूची से है जो आय के भिन्न भिन्न स्तरों पर कुल उपभोग तथा कुल राष्ट्रीय आय के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करती है। यह अनुसूची बताती है कि राष्ट्रीय आय के भिन्न भिन्न स्तरों पर कितना कितना वास्तविक उपभोग होता है। उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति में हम अन्य बातें समान रहने की मान्यता को लेके चलते हैं। ये एजप्शन आपकी इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी मेकिंग होती है, उस समय ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं कंसेप्ट को ईजी बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी जब हम उपभोग फलन का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या है, अन्य बातें समान रहने की मान्यता को लेते हुए चलना है। आप यहाँ देख सकते हैं उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची। ये अनुसूची किसके बीच में रिलेशन बता रही है, आय और उपभोग के बीच में। आय का स्तर जब 0 है तो उस समय उपभोग का 500 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार से जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, ऐसे से आपका उपभोग भी बढ़ रहा है। देखने से पता चलता है कि 1250, 2000, जहाँ इनकम आपकी 2000 है और उपभोग भी 2000 है, उस स्तर पे आपकी बचत नहीं होती है। ये उपभोग का बेसिक स्तर होता है, उपभोग का आप कह सकते हैं आधारभूत उपभोग स्तर कहलाता है। इससे ऊपर आप देखिए कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उपभोग बढ़ रहा है, लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार धीमी है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर आपके एक्स अक्ष पर राष्ट्रीय आय दिया गया है और वाई अक्ष पर उपभोग व्यय को दिया गया है। 45 रेखा, ये रेखा बता रही है उपभोग और आय के बीच में समानता का द्योतक है। कि इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी इनकम है उतना ही उपभोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इनकम आपकी जितनी बढ़ती है, उपभोग भी उतना ही बढ़ता जाता है। तो ये तो है, ये काल्पनिक रेखा है, 45 डिग्री कोण की काल्पनिक रेखा है। अब हम इस पे जो हमारा जो उपभोग फलन है, जो कि हमने पिछले अनुसूची के अंदर देखा है, जो हमने उसके ये जो आपने ये देखा है, इसको हम जो ड्रामेटिकली देखेंगे तो जो हमारा उपभोग फलन बनेगा वो कैसा बनेगा, उपभोग फलन वो इस शेप में बनेगा। ठीक है, ये है आपका वास्तविक उपभोग फलन, जो कि किसके क्या बता रहा है, C = A + BY इस को दर्शा रहा है। यहाँ A क्या है, यह है ऑटोनॉमस कंजप्शन है, यानी स्वायत्त उपभोग को बता रहा है। स्वायत्त उपभोग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका आय से कोई रिलेशन नहीं होता है। यानी आय 0 होगी तो भी ये होगा, आय बढ़ जाती है तो भी ये फिक्स रहेगा, आय कम हो जाती तो भी, मतलब आय के परिवर्तन से इसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं आता है। यह स्वायत्त रहता है, चाहे आय 0 हो या कितनी ही ज़्यादा हो। BY ये जो है, ये वाला उपभोग बता रहा है। BY ये क्या बता रहा है, ये प्रेरित उपभोग को बता रहा है। प्रेरित उपभोग का मतलब क्या है कि जैसे आय बढ़ती है तो उपभोग की मात्रा भी बढ़ती है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी उपभोग की मात्रा भी बढ़ती ही जाएगी। तो आप यहाँ देखिए
डायग्राम को देखने से आपको पता चल ही रहा है कि ये जो उपभोग फलन है यानी C बराबर A प्लस बी वाई, जो कि आपके 45 डिग्री रेखा को कहाँ काट रहा है। अगर हम शुरुआती स्तर पे देखें तो ये है B पॉइंट पे काट रहा है। यहाँ काटने पर आय का जो स्तर है वो निर्धारित 1 और उपभोग का स्तर निर्धारित होता है C1। इसी प्रकार से आगे अगर और दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट आप ले सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आप देखिए कि आपकी जो इनकम है, इनकम तो है ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और उपभोग है, जो उपभोग है वह आपका कम है ना। उपभोग की मात्रा हो गई है OC2, जबकि इनकम कितनी है OY2। तो OY2 इनकम के ऊपर C2 उपभोग हो रहा है। तो उपभोग यहाँ पे कम रह गया है, इनकम ज़्यादा बढ़ गई है। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है उपभोग आपका कम होता जाता है। तो ये आपका इस तरीके से आपका उपभोग को हमने डायग्रामेटिकली शो किया है। पेपर में अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप देखिए कि ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, ये बी पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, समविच्छेद बिंदु। समविच्छेद बिंदु का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर उपभोग और आय दोनों क्या है, बराबर है। और इससे आगे जब आप देखेंगे तो आप वहाँ देखिए कि आय ज़्यादा है और उपभोग कम होता जा रहा है। और बी से पहले वाले पॉइंट अगर आप देखते हैं तो बी से पहले वाले पॉइंट को देखने पर पता चल रहा है कि इनकम आपकी कम है, ठीक है, और उपभोग आपका ज़्यादा है। यानी यहाँ तक बी पॉइंट इज ग्रेटर देन इनकम और बी पॉइंट के बाद इज ग्रेटर देन कंजप्शन की थ्योरी यहाँ पर निकल रही है। सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे C बराबर वाई, यानी जितनी इनकम हो रही है उतना ही उपभोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं APC और आगे हम देखते हैं शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड कंजप्शन फंक्शन, यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपभोग फलन। अल्पकालीन उपभोग फलन ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसको देखिए, अल्पकालीन उपभोग फलन का जो सूत्र है फॉर्मूला उसका C बराबर A प्लस बी वाई। तो ये जो है अल्पकालीन उपभोग फलन को दिखा रहा है। ये जो डायग्राम A है आपका अल्पकालीन उपभोग फलन को दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि जो आपकी उपभोग फलन है, अगर आप कहें कि इनकम शून्य होने पर क्या उपभोग पॉजिटिव रहता है, प्लस में रहता है, तो बिल्कुल रहता है। आप इस पॉइंट पे देखिए, ये जो कंजप्शन फलन है नहीं हो रहा है, ये ओरिजिन पॉइंट से कुछ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनकम अगर आपकी जीरो भी रहती है तो भी व्यक्ति उपभोग करता ही है, चाहे वो किसी भी तरीके से इनकम जनरेट करता है या नहीं करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। उपभोग आपका शून्य इनकम पर भी माना जाता है या रहता है। तो ये आपका अल्पकालीन उपभोग फलन हो गया है। अब आप अल्पकालीन उपभोग फलन में कुछ एक चीज़ें देख लेते हैं। इसमें APC क्या है, आपकी फॉल करती है, MPC कांस्टेंट रहती है, और APC और MPC दोनों का मान बराबर रहता है। इसके अंतर्गत ये कैसे रहता है ये भी हम देखते हैं। यहाँ आप देखिए जो उपभोग फलन है आपका ये औसत उपभोग प्रवृत्ति गिरती हुई होती है, यानी APC गिर रही है, MPC आपकी स्थिर रहती है और ये है आपकी MPC से अधिक रहती है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो आप इसको करेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपकी क्या होती है, ये ग्रेटर देन MPC होती है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे। तो याद कर लेना APC ग्रेटर देन MPC होती है। जबकि लॉन्ग रन हम कंजप्शन फंक्शन देखते हैं तो वो आपके ओरिजिन पॉइंट से निकलता हुआ रहता है। ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, जहाँ एक्स और वाई एक्स की रेखा आपस में, इस पॉइंट पे आपका जो कंजप्शन फंक्शन है वो भी आपका यहीं से स्टार्ट होता है और इसमें ऑटोनॉमस कंजप्शन है वो नहीं होता है। दीर्घकालीन उपभोग फलन की जो वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, C बराबर बी वाई। जबकि अल्पकालीन उपभोग फलन का फॉर्मूला क्या था, A प्लस बी वाई, ठीक है। तो सिर्फ बी वाई यहाँ कॉमन होता है, ए नहीं
होता है बराबर रहते हैं और दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं। अल्पकाल के अंदर ये दोनों बराबर नहीं रहते, वहाँ पर एपीसी आपका ज़्यादा रहता है। आगे हम देखते हैं दीर्घकालीन उपभोग फलन को, आप ये रीड आउट कर सकते हैं इसको। अब आगे हम चलते हैं उपभोग फलन की 2 तकनीकी विशेषता अथवा गुण। तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है एपीसी और एमपीसी के बारे में। एपीसी क्या होता है? एपीसी आय के निश्चित स्तर पे कुल उपभोग व्यय के आपसी अनुपात से है। यानी आप मान लीजिए किसी भी इनकम पर, माने कोई भी इनकम, जैसे मान लीजिए 500, 1000, जो भी कुछ आपकी इनकम है, उस इनकम पर आप कंजप्शन कितना करते हैं, ठीक है, इन दोनों का अनुपात आपका एपीसी कहलाता है। मान लीजिए जैसे हमने लास्ट हमारी टेबल में देखा था हमने कि जब आपकी इनकम होती है 2000 और कंजप्शन भी आपका 2000 होता है, तो ऐसे में एपीसी क्या होगी? एपीसी होगी C/Y, ठीक है। तो 2000 बटा 2000, तो ये कट के क्या आ गया? 8 आ गया। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं एपीसी को। एपीसी का फॉर्मूला क्या है ज्ञात करने का? वो फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका एपीसी का फॉर्मूला हो गया। इसको एक उदाहरण के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। यहाँ देख लीजिएगा आप उदाहरण, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ गौर करने लायक ये है कि अल्पकाल में आय बढ़ने पर एपीसी घटती जाती है, ठीक है। तो जो हम शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन पढ़ रहे थे, शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन क्या बता रहा था? C = A+BY। वहाँ पर आप देखिए कि एपीसी गिर रही होती है, ठीक है। तो अल्पकाल में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीसी घटती जाती है, ठीक। इसको आप हमारी जो पुरानी टेबल है उस टेबल में आप C+Y, C/Y, तो उसके आधार पे आप पता लगा सकते हो कि एपीसी गिर रही है, कैसे गिर रही है। तो उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति एक सीधी रेखा ना होकर एक तिरछी रेखा है। तिरछी रेखा का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये रेखा इस तरीके से है, ठीक है। ये सीधी रेखा नहीं है, कहने का मतलब ना तो ये इस शेप में है, ना ये इस शेप में है, ठीक है, ना ये ओरिजिन से निकल रही है। इसकी जो शेप है वो क्या है? शेप यहाँ पे वो शेप आपकी ये तिरछी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से तिरछी रेखा होती है। उपभोग प्रवृत्ति रेखा का ढाल आय में वृद्धि के साथ कम होता जाता है। यानी ढाल का संबंध एपीसी से है। ज़्यादा होगा तो एपीसी ज़्यादा होगी, ढाल कम है तो एपीसी कम होगी। तो जैसे जैसे आपकी ये ढाल कम होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है? एपीसी का मान भी कम होता जाता है। ये क्या बता रहा है? ये अगर आपसे पूछा जाता है कि ढाल कम हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? कि जैसे जैसे आय बढ़ती है औसत उपभोग प्रवृत्ति ये जो है ये इसमें गिरने की प्रवृत्ति होती है। ढाल बढ़ता है तो इसमें गिरने की प्रवृत्ति होती है। अब हम औसत उपभोग प्रवृत्ति को कैसे ज्ञात करेंगे? आप ये टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में आप राष्ट्रीय निकाल सकते हैं, C/Y के थ्रू निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए 500 बटा 100, तो जो शुरुआत में एपीसी का मान है वह अनंत होता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आय आपकी क्या है? 0 है। तो जो आपका हर है, अंश का मान तो 500 है, हर का मान क्या है? 0। तो 0 से किसी चीज़ को अगर भाग देते हैं तो उसका मान क्या आएगा? अनंत आएगा। तो अब आप यहाँ देखिए अनंत के बाद में जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है और उपभोग भी बढ़ रहा है, आपका जो एपीसी का मान है वह एपीसी का मान क्या है? वह कम होता जा रहा है। इसी प्रकार से एमपीसी का मान देखिए आप। एमपीसी का मान आप इसको देखने से पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या कहती हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अभिप्राय कुल उपभोग व्यय में परिवर्तन का कुल राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के अनुपात से है। यानी कि फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हो गया ΔC/ΔY, ठीक है। यानी आय में कितना परिवर्तन हो रहा है और उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन के अनुपात आपका क्या कहलाता है? एमपीसी कहलाता है। तो ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं। इस फॉर्मूले का मान आप इसमें रखते जाइए, एमपीसी आपको मिल जाएगी। आप ये देखिए कि सभी पॉइंट्स पर एमपीसी मान है वह क्या है? स्थिर है। यानी अल्पकाल में हम क्या देख रहे हैं? एपीसी क्या है? गिर रही है,
ठीक है। और लेकिन अब आप इसमें एक चीज़ और देखिए, इन दोनों के बीच में रिलेशन को देखिए। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिखा रहा है कि एपीसी का मान एमपीसी के मान से ज़्यादा ही रहेगा। आप देखिए कि 5,000 की इनकम के ऊपर भी एपीसी का जो मान है वह है 0.85 और एमपीसी का जो मान है वो है 0.75। तो इनमें किसका मान ज़्यादा है? एपीसी का मान ज़्यादा है। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं। इसी तरीके से तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को ढाल के द्वारा भी मापा जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए ढाल कैसे ज्ञात करेंगे। आप पीछे डायग्राम में आइए, ये आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में ढाल का। जैसे मान लीजिए आपको एस पॉइंट पे ढाल नापना है, तो कैसे नापेंगे आप इसको आप करेंगे नहीं, एस पॉइंट पे आप कैसे करेंगे इसको अपॉन ये क्या करेंगे बी एम, एस एम अपॉन बी एम। तो आप इसको यहाँ लेते जाइए एस एम अपॉन बी एम द्वारा, तो इस तरह सकते हैं। ठीक है, एस एम और बी एम के द्वारा आप ये माप सकते हैं। एमपीसी की अगर विशेषताओं की बात करें तो ये इसका संपूर्ण वृद्धि पूरी की पूरी उपभोग पर व्यय नहीं की जाती और ना आय घटने पर उपभोग में उसी अनुपात में कमी आती है। दूसरा देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव इकाई से कम होती है। इसका मान हमेशा 8 से कम होगा लेकिन 0 से अधिक होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उपभोग तो हो रहा है लेकिन उसकी मात्रा जो है उपभोग की वो आय के अनुपात में नहीं होती है। निर्धन वर्ग की एमपीसी ज़्यादा रहेगी। क्यों? सीधी सी बात है, वे अपनी आय का बहुत अधिक भाग क्या है खर्च करते हैं, और धनी वर्ग की उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी, वह कम होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में आय के विभिन्न स्तरों पर कांस्टेंट रहती है और अल्प विकसित देशों में यह अधिक रहती हैं। तो आप इसको डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि ऐसा कैसे है। इसके महत्व को अगर हम देखें तो गुणक सिद्धांत में इसका महत्व है। जैसा कि अगर आप जब गुणक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एमपीसी जिस तरीके से एमपीसी बढ़ती जाती है तो गुणक का मान भी बढ़ता हुआ जाता है। तो गुणक सिद्धांत में इसका उपयोग है। आर्थिक स्थिरता में इसका महत्व, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का महत्व इस बात से भी उजागर होता है कि अर्थव्यवस्था में आय के अपेक्षित स्तर को बनाए रखने के लिए आय और उपभोग के बीच अंतराल को पाटने में योजनाबद्ध निवेश का सहारा लिया जाता है। इसी तरीके से अल्प रोजगार संतुलन और अत्यधिक अर्थव्यवस्था में संतुलन की व्याख्या में इसका महत्व है। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की अवधारणा क्या बताती है कि उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन है। इसका मतलब क्या हुआ कि उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक रहेगी लेकिन उसका मान 8 से कम रहेगा। 8 से कम का मतलब क्या निकला कि आय के सापेक्ष में आप उपभोग में वृद्धि नहीं करते हो, उपभोग में वृद्धि आय से कम होती है लेकिन 0 से अधिक होती है, 8 से कम होती है। अगर मैं कहूँ एमपीसी का मान क्या है, 0 से तो ग्रेटर होता है, ठीक है, एमपीसी का मान, लेकिन 8 से लेस देन होता है। तो ये आपका एमपीसी आ जाएगा। और देख ही सकते हैं आप वापस से इसके बीच में आज की क्लास आपकी इतनी ही। धन्यवाद।